हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 हिंदी गोधूली भाग 2 का 8वां पाठ जित जित मैं निरखत हूँ, जिनके लेखक बिरजू महाराज जी हैं, उस पाठ को पढ़ाने वाला हूँ। अर्थात आज मैं आपको जित जित मैं निरखत हूँ पाठ की व्याख्या करने वाला हूँ। और अगर आप हिंदी गोधूली भाग 2 के किसी अन्य पाठ की व्याख्या की वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी गोधूली गद्यखंड संपूर्ण व्याख्या 2024 के प्लेलिस्ट में जाकर अन्य चैप्टर्स की व्याख्या की वीडियो को भी देख सकते हैं। और यहाँ सभी विषयों का PDF बिल्कुल फ्री दिया जाता है, तो इस फ्री PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इनका इमेज मैंने ऐड कर दिया। ये थे पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज एक नृत्यकार थे। नृत्यकार का मतलब होता है वे अपने समय में नाचते थे, कथक करते थे। तो ये थे पंडित बिरजू महाराज। किसी भी लेखक का सबसे पहले हम आपको इमेज दिखा देते हैं, जिससे उनका इमेज आपके माइंड में अच्छे से याद रहे। ये थे पंडित बिरजू महाराज। तो यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है, जित जित मैं निरखत हूँ। इस पाठ में उन्होंने अपने बारे में बताया है। इस पाठ में उनकी एक शिष्या होती है रश्मि वाजपेयी। उन्होंने उनसे बात करके, पंडित बिरजू महाराज से बात करके उनके बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास किया और उन्होंने जो जो बातें बताई हैं वही आप इस पाठ में पढ़िएगा। बहुत ही अच्छा पाठ है ये, जित जित मैं निरखत हूँ। आप बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मेरी सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलिएगा। मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा पाठ अच्छे से समझा दें, जिससे इस पाठ के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर आपसे आसानी से बन सके। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक बने हुए रहिएगा। तो यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है। आज कला प्रेमी जनसाधारण तथा नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची से बने गए हैं। महाराज की अथक साधना, एकांत निष्ठा और कल्पनाशील सृजनात्मकता के संयोग से यह संभव हो सका है। कथक के व्याकरण और कौशल को उन्होंने सार्थक सौंदर्यबोध और काव्य दिया है। ये कथक के लालित्य के कवि की परंपरा है। परंपरा की प्रामाणिकता की रक्षा करते हुए उन्होंने सृजनात्मक हासाहस के साथ कवक का अनेक नई दिशाओं में विस्तार किया है तथा यह सिद्ध किया है कि शास्त्रीय कला जड़ या स्थिर नहीं है, इसमें एक निरंतर गतिशीलता और समकालीनता बरकरार है। तो इस व्याख्या के मतलब से जो लेखक हैं वे हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आज कला प्रेमी जनसाधारण तथा नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची से बन गए। पर्यायवाची से बन गए, इसका तात्पर्य कि एक दूसरे के बराबर से बन गए, एक दूसरे के जैसे बन गए। महाराज की अथक साधना, एकांत निष्ठा और कल्पनाशील सृजनात्मकता के संयोग से ये संभव हो पाया कि वे एक दूसरे के पर्यायवाची से बन गए। कथक के व्याकरण और कौशल को उन्होंने सार्थक सौंदर्य बोध और काव्य दिया है। ये कथक के लालित्य के कवि है। पर परंपरा की प्रामाणिकता की रक्षा करते हुए उन्होंने सृजनात्मक साहस के साथ कवक का अनेक नई दिशाओं में विस्तार किया और उन्होंने पंडित बिरजू महाराज ने इस बात को सिद्ध किया है कि जो शास्त्रीय कला है यह किसी प्रकार का जड़ नहीं है या फिर स्थिर नहीं है, इसमें एक निरंतर गतिशीलता और समकालीनता बरकरार है। तो जैसा कि बहुत लोग सोचते हैं कि यह जो कला होता है, शास्त्रीय कला, इनका एक जड़ होता है, मतलब ये एक जगह टिके हुए रहते हैं, ये एक जगह स्थिर रहते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी अथक साधना से इस बात को सिद्ध कर दिया है कि जो शास्त्रीय कला है यह कोई जड़ या स्थिर नहीं है, इसमें भी एक निरंतर गतिशीलता रहती है और समकालीनता बरकरार रहती है। तो इस व्याख्या से आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो शास्त्रीय कला होती है यह कोई जड़ या फिर स्थिर नहीं है, इसमें निरंतर गतिशीलता और समकालीनता बरकरार है। इस बात को ये जो बिरजू महाराज थे उन्होंने अपनी अथक साधना, एकांत निष्ठा और कल्पनाशील सृजनात्मकता के संयोग से संभव कर दिया, सिद्ध कर दिया है। लखनऊ पाने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के इस कलाकार में मानो 7 पीढ़ियों का सौंदर्य केंद्रीभूत हो गया है। सौम्य, हंसमुख, मिलनसार व्यक्तित्व और सहज निष्कपट, लगभग बच्चे का भोलापन लिए हुए बिरजू महाराज को देखकर उनकी महान प्रतिभा का अंदाज, जो लखनऊ पाने के वंशज हैं और 7वीं पीढ़ी का ये कलाकार थे। जो पंडित बिरजू महाराज थे वे लखनऊ वंशज के थे। तो जो लखनऊ वंश में पीढ़ियां चलती है तो उन पीढ़ियों में 7वीं पीढ़ी के ये कलाकार थे पंडित बिरजू महाराज, और उनका मानना था कि 7 पीढ़ियों का सौंदर्य केंद्रीभूत उन्हीं में हो गया। सौम्य, हंसमुख, मिलनसार व्यक्तित्व और सहज निष्कपट, लगभग बच्चे का भोलापन लिए हुए बिरजू महाराज को देखकर इनकी प्रतिभा जो है, इनकी जो प्रसिद्धि है, उनका अंदाज लगाना बिल्कुल ही कठिन है, क्योंकि वे भोलेपन बच्चे जैसे बने हुए रहते हैं लेकिन वे बहुत ही प्रतिभाशील हैं। किंतु बात करते करते उनका ना जाने कहाँ खो जाना
उंगलियों का निरंतर गिनती में उलझे रहना और अचानक चेहरे पर नितांत शून्य भाव बेचैन से करने वाला होता है। अचानक कुछ कोंधता सा है उनकी आंखों में और फिर वही फुसलाती सी सरल मुस्कुराहट, दोहरा बदन, मंझोला कद, चेचक के हल्के दाग और बड़ी आंखों वाला ढीला ढाला व्यक्ति मंच पर एकदम और ही हो जाता है। गजब का लोच, फुर्ती और हल्कापन, कथक नृत्य का सौंदर्य मानो मूर्तिमान हो उठा। तो ये बताते हैं कि जब वे बात करते हैं तो बात करते करते बिरजू महाराज ना जाने कहाँ खो जाते हैं। उनकी जो उंगलियां हैं वो निरंतर गिनती में उलझी हुई रह जाती है और उनके चाहने पर अचानक नितांत शून्य भाव बेचैन करने वाला होता है। अचानक उनको कुछ कोंधता सा है उनकी आंखों में फिर वही फुसलाती सी सरल मुस्कुराहट, उनका बदन जो है दोहरा है, वे मंझोले कद के, मंझोले कद का होता है। कद जो बोला जाता है हाइट को, हाइट 3 प्रकार का होता है, एक होता है छोटा हाइट, एक होता है लंबा हाइट, एक होता है मीडियम। तो वे मंझोले कद के थे अर्थात मीडियम हाइट के थे, जितना व्यक्ति को होना चाहिए इतना वे हो गए थे। और चेचक के हल्के दाग थे उनके चेहरे पर, तो चेचक के हल्के दाग और बड़ी आंखों वाला ढीला ढाल व्यक्ति जो मंच पर आता था और जब अपना नृत्य के जरिए सब लोगों को नृत्य दिखाता था तब एकदम कुछ और ही हो जाते थे वे। गजब का लोच था उनमें, फुर्ती थी और हल्कापन था। कथक नृत्य का सौंदर्य मानो मूर्तिमान हो उठा। जो नृत्य का सौंदर्य होता है जब इस मंच पर जाते थे तो लगता था उन्हीं के मूर्तिमान हो उठे हैं। यहाँ बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या, मशहूर नृत्यांगना और रंग कर्म को पत्रिका नटरंग की संपादक रश्मि वाजपेयी की पंडित बिरजू महाराज से बातचीत खिंचित संपादित रूप से अविकल प्रस्तुत किया गया। बातचीत के बहाने बिरजू महाराज का अतरंग जीवन उनके आत्मकवनों में झलक उठता है। पाठ के क्रोड़स्थ पाठ, अंतः पाठ उन्हीं की 2 काव्य रचनाओं के हैं। तो जैसा कि हमने पाठ के शुरू में ये बता दिया था, इस पाठ के नाम है जित जित में निरखत हूँ। और इस पाठ में पंडित बिरजू महाराज की एक शिष्या थी, मशहूर नृत्यांगना भी थी और रंग कर में पत्रिका में नटरंग की संपादक भी थी और उनकी शिष्या का नाम था रश्मि वाजपेयी। तो इस पाठ में रश्मि वाजपेयी की जो पंडित बिरजू महाराज से बातचीत होती है उसी बातचीत को बिल्कुल ही अविकल रूप से इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। और बातचीत के बहाने बिरजू महाराज का जो अतरंग जीवन है, जो उनके जीवन के बारे में अन्य बातें हैं, उन सभी बातों को और आत्मकथनों को झलक उठता है इस पाठ में। पाठ के क्रोड़स्थ अंतः पाठ उन्हीं की 2 काव्य रचनाओं के हैं। तो यहाँ से उन दोनों की बातचीत शुरू होती है, रश्मि वाजपेयी और पंडित बिरजू महाराज की। तो जैसा कि रश्मि वाजपेयी लिखा हुआ रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि रश्मि वाजपेयी बोल रहे हैं, और उसके बाद जब बिरजू महाराज लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाइएगा कि उसका जवाब दे रहे हैं पंडित बिरजू महाराज। तो सबसे पहले रश्मि वाजपेयी बातचीत में उनसे कहती है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। तब बिरजू महाराज ये कहते हैं, जन्म मेरा लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 1938 ईस्वी 4 फरवरी शुक्रवार सुबह 8 बजे वसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ। घर में आखिरी संतान, तीनों बहनों के बाद सबसे छोटी बहन मुझसे 8-9 साल बड़ी, तब अम्मा 28 साल के लगभग रही होगी। बहनों का जन्म रामपुर में, क्योंकि बाबूजी यहाँ 22 साल रहे। बड़ी बहन लगभग 15 साल बड़ी, उसी समय बाबूजी रायगढ़ आदि राजाओं के यहाँ भी गए। तो बिरजू महाराज जब पूछते हैं रश्मि वाजपेयी कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, तो बिरजू महाराज शुरू करते हैं कि मेरा जो जन्म हुआ था वह लखनऊ की जफरीन अस्पताल में 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ से आप अच्छे से याद रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। तो ये बताते हैं कि 4 फरवरी 1938 ईस्वी को शुक्रवार सुबह 8 बजे वसंत पंचमी के एक दिन पहले उनका घर में जन्म हुआ था और वे आखिरी संतान थे अपने माता पिता के। उनसे बड़ी 3 बहन भी थी और तीनों बहनों के बाद जो सबसे छोटी बहन थी वो भी उनसे 8-9 साल बड़ी थी। जब उनका जन्म हुआ था तब उनकी जो अम्मा थी, जो उनकी माँ थी, वह लगभग 28 साल की होगी। उनका माँ का कहना था कि लगभग रही होगी। बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था और इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। तो वे बताते हैं इसके बारे में कि रामपुर में उनका जन्म इसलिए हुआ था क्योंकि मेरी जो बड़ी बहन है 15 साल बड़ी समय थी। बाबूजी रायगढ़ आदि राजाओं के यहाँ भी गए थे। मैं 1.5-2 साल का था। उस समय विभिन्न राजा कुछ समय के लिए कलाकारों की मांग किया करते थे। पटियाला भी गए थे। पहले रायगढ़ 2-2.5 साल रहे होंगे, रामपुर लौट कर आए। रामपुर काफ़ी अरसे रहे। जब 5-6 साल के थे तो अक्सर नवाब याद कर लिया करते थे। हलकारे आ गए तो जाना ही पड़ता था, चाहे जो भी वक्त हो। 6 साल की उम्र में नवाब साहब को मैं बहुत पसंद आ गया था। नाश्ता था जाकर पीछे पैर मोड़कर बैठना पड़ता था। चूड़ीदार पैजामा साफा अचकन पहनकर अम्मा जी बेचारी बहुत परेशान होकर हमारे तनख्वाह भी बांध दी थी। बाबूजी रोज हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते थे और मांगते थे कि 22 साल गुजर गए हैं, अब नौकरी छूट जाए। नवाब साहब बहुत नाराज कि तुम्हारा लड़का नहीं होगा तो तुम यहीं नहीं रह सकते। खैर बाबूजी बहुत खुश हुए और उन्होंने मिठाई बांटी, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया कि जान छूटी।
तो जब बिरजू महाराज 6 साल के थे तो 6 साल की उम्र में ही नवाब साहब को वे बहुत अधिक पसंद आ गए थे। वे जो नाचते थे 6 साल की उम्र में ही वे नाचने लगे थे और उनके नाच को देखकर जो नवाब साहब थे उन्होंने उनको पसंद कर लिया था। तो उन सभी बातों से परेशान होकर जो उनकी अम्मा जी थी उन सभी की तनख्वाह बांध दी थी और बाबूजी रोज हनुमान जी पर प्रसाद चढ़ाया करते थे और मांगते थे कि मुझे नाचते नाचते 22 साल गुजर गए, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेरी नौकरी छूट जाए। जो नवाब साहब थे वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि नवाब साहब बहुत नाराज है कि तुम्हारा लड़का नहीं होगा तो तुम यहाँ नहीं रह सकते, कि जब तुम्हारा लड़का यहाँ रहेगा नाचने के लिए तभी तुम यहाँ रहोगे। और उनका जो लड़का था वह दूसरा जगह जाना चाहता था, जिस कारण पंडित बिरजू महाराज के जाने के कारण उनकी भी जो प्रसाद चढ़ाकर वे मांगते थे उनकी तमन्ना पूरी हो गई थी और बाबूजी बहुत अधिक खुश हुए थे और उन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया कि अब तो मेरी जान छूटी, अब यहाँ से मैं किसी अन्य जगह जा सकता हूँ। फिर वहाँ से निर्मला जी जोशी के स्कूल में यहाँ दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में चले गए। यहाँ 2-3 साल काम करते रहे। ये शायद 43 की बात रही होगी। उस उम्र में जब बोली टॉकीज दिल्ली के बड़े भारी कॉन्फ्रेंस में मेरा नाच रखा गया और यह हाल अभी भी है। इसमें मैं एक कलाकार के नाते आमंत्रित था। उस उम्र में न जाने क्या नाचा रहा होऊंगा। तबला बाबूजी ने बजाया, अक्सर वही बजा देते थे, पर उन्होंने मेरी आदत डाल दी थी कि अक्सर जहां वे खुद नाचते थे पहले मुझे नचवाते थे और खूब जोरों से जमकर मैं नाचता था। या मुझे याद तो था नहीं, जो वे बोल देते थे तो टुकड़े पर मेजरमेंट से फट से याद कर लेता था, जैसे ढिंग तेई था थई। मैं अंदाज कर लेता यह नाप मेरा ईश्वर की कृपा से शुरू से अच्छा रहा। खूब नाचा। यही समय यहाँ कपिला जी, लीला कृपलानी आदि हिंदुस्तानी डांस अकादमी में थी। तो यहाँ से बताया गया कि जब वे नवाब साहब के यहाँ से छूट गए थे तो नवाब साहब के यहाँ से छूटने के बाद निर्मला जी स्कूल में दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में चले गए थे और वहाँ उन्होंने 2-3 साल काम किया था। जब शायद 43 की बात रही होगी, अर्थात जब 43 साल के उनके पिता हो गए होंगे, तो उसी उम्र में जुबली टॉकीज दिल्ली के बड़ी बाहरी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मेरा नाच रखा गया था और यही हाल अभी भी है। इसमें पंडित बिरजू महाराज को एक कलाकार के नाते आमंत्रित भी किया गया था। इस उम्र में बहुत अधिक छोटे थे तो वे सोचते हैं कि उस उम्र में मैं ना जाने क्या नाचा रहा होऊंगा, मैंने क्या नाच दिखाया होगा। तबला बाबूजी बजाते थे और उनके जो बाबूजी थे उन्होंने उनको एक आदत डाल दी थी कि जहाँ भी वे उनको नाचना हुआ करता था सबसे पहले वे अपने बेटे पंडित बिरजू महाराज को नचवाते थे और वे जो पंडित बिरजू महाराज थे वे भी खूब जोरों से जमकर नाचते थे। या मुझे याद तो है कि वे जो बोल देते थे उस टुकड़े का मेजरमेंट से मैं फट से याद कर लेता था। जैसे कि वे जब कोई कथा सिखाते थे, कोई अन्य जो होता है वे चीज़ सिखाते थे, जैसे ढिंग ढिंग तेई था थे, इन चीज़ों को अच्छे से याद कर लेते थे। मैं अंदाज कर लेता कि यह नाप मेरा ईश्वर की कृपा से शुरू से ही अच्छा है। खूब नाचा। उसी समय वहाँ हिंदुस्तानी डांस अकादमी में कपिला जी, लीला कृपलानी आदि ये सभी लोग भी वहाँ उपस्थित थे। बाबूजी के साथ मैं रोज़ आता था लोली, मुझे नींद नहीं आती। कोने में कुछ हैट पहनने का बहुत शौक था, मतलब उनको हैट पहनने का, टोपी पहनने का बहुत अधिक शौक था। एक सरगने टांगे में लेटा था। पार्टीशन के कारण चेकिंग भी चल रही थी। हैट गिर गया। उन्होंने आंख आते आते स्कूल से सो जाते थे, फिर उठाया। झंडे वालन के पास उस समय यो भी हर लगता था। पहाड़ी से रात में बाबूजी के हाथ में छड़ी देखकर पुलिस वालों ने टोका, क्योंकि यह दिनों इन सभी को नहीं रख सकते थे। खैर उन दिनों ऐसे ही बीतते रहे, लेकिन कपिला जी जो ताला जी की हायर ट्रेनिंग होती थी वर्ड में याद कर लेता था। जो उनको ट्रेनिंग मिलती थी उन सभी ट्रेनिंगों को पंडित बिरजू महाराज बिल्कुल ही आसानी से याद कर लेते थे। अगले दिन बाबूजी से कहूँ कि मुझे याद हो गया तो वे मानते नहीं थे। फिर जब अम्मा जी से कहे सुन लो और मस्का लगाए तो सुनते थे। अर्थात जब उनको कुछ सिखाया जाता था तो पंडित बिरजू महाराज बहुत ही आसानी से उन सभी चीज़ों को याद कर लेते थे। और जब वे घर में कहते थे अपने बाबूजी को कि मुझे याद हो गया, तो उनके बाबूजी नहीं मानते थे। फिर जब अम्मा जी से वे कहते थे, अम्मा जी उनके बाबूजी को मस्का लगाकर कहते थे कि सुन लो, तो ऐसे परन सुनकर तो ऐसे परन किड़ धुन धुन नातिड़ता धिंदा, ये परने उस 7 साल की उम्र में मैं उनको खूब सुनाता था। दरअसल उस समय नौकरी का यह नहीं था कि जम गए तो एक ही जगह, जैसे मैं 28 साल से यहाँ हूँ, तब भी नौकरी की वहाँ कुछ दिन रहे, लखनऊ आ गए 2-3 महीने। यह स्वतंत्रता थी। रामपुर है 2-3 महीने चले आए। बंदिश नहीं थी कि कहीं हिल सकते हैं। मेरा भी मन नहीं लगता था। लगता मैं ऐसा क्या करूँ, बस इसी तरह वक्त बीता। यहाँ दिल्ली में जब हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे, काटा मारी होने लगी, तो डर के मारे अम्मा और मैं लखनऊ चले गए। तालीम इसी किस्म की थी। कुछ क्लास में देखा, कुछ ताऊ जी को सिखा रहे हैं उसे देखा, और कुछ लखनऊ में। तो उनको जो तालीम मिली थी, जो शिक्षा मिली थी,
उन्होंने कुछ शिक्षा क्लास में हासिल की थी, कुछ ताऊ जी को देखकर सीखे थे और कुछ लखनऊ में उन्होंने सीखा था। तो ये बताते हैं कि जब हिंदू मुस्लिम में जब दंगा होने लगा था, काटा मारी होने लगा था, तो उनकी अम्मा डर के कारण और वे लखनऊ चले गए थे, अर्थात दिल्ली को छोड़कर वहाँ से चले गए थे। तो लखनऊ में उनका जन्म हुआ था, जैसा कि आपने पढ़ लिया, जाफरी हॉस्पिटल में। तो इसके अलावा प्राइवेट प्रोग्राम जिनमें बाबूजी जाते थे, बोनपुर, मैनपुरी, कानपुर, देहरादून, कलकत्ता, मुंबई आदि, इसमें मुझे जरूर रखते थे। पहले इसलिए कलकत्ते में बहुत मज़ा आया, उसमें फर्स्ट प्राइज़ मिलने वाला था। यहाँ प्राइज़ नहीं, प्राइज़ होना चाहिए था। कुछ कुछ टाइटल में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, तो इसमें फर्स्ट प्राइज़ मिलने वाला था। उसमें शंभू महाराज चाचा जी और बाबूजी दोनों नाचे, पर उसमें फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिला। तो चाचा जी कहने लगे, देख मैदा, बड़े मियाँ तो बड़े, छोटे मियाँ मी सुभान अल्लाह। और मैं बहुत खुश, चेन और मेडल वगैरह मुझे मिला। उस समय मैं 8 साढ़े 8 साल का था। समझ लीजिए कि 9 साढ़े 9 साल के भीतर ही अब दमास हो गए कि जिंदगी के ही मैं आमलेट नहीं खाता, चाचा जी खाते थे। तो वे एक बार, उनके जो बाबूजी थे, वे बोनपुर, मैनपुरी, कानपुर, देहरादून, बम्बई आलकती में सभी जगह जाया करते थे। उनके प्राइवेट प्रोग्राम हुआ करते थे और उन प्रोग्रामों में वे नाचते थे। तो उन सभी जगह वे अपने बेटे पंडित बिरजू महाराज को जरूर साथ रखते थे। पहले इसलिए कलकत्ता में बहुत मजा आया, उसमें सभी को फर्स्ट प्राइज़ मिलने वाला था। तो फर्स्ट प्राइज़ उनके जो शंभू महाराज चाचा जी थे, उनको लग रहा था कि मुझे मिलेगा, लेकिन उसमें शंभू महाराज और चाचा जी दोनों नाचे थे, पर उसमें फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिला, अर्थात पंडित बिरजू महाराज को वहाँ मिल गया था फर्स्ट प्राइज़। और इस चीज़ को देखकर जब उन्हें मिला, तो उनके चाचा जी जो शंभू महाराज जी थे, वे कहने लगे कि देख मेरा, बड़े मियाँ तो बड़े, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कि बड़ा मियाँ जो तुम्हारे पिता है, वे तो शुरू से ही अपना कलाकारी से सभी को दिखा रहे हैं, प्रसिद्ध हो गया, लेकिन वे तो हैं ही, उसके साथ साथ तुम इतने छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह कि तुमने भी इतना अच्छा काम किया है। बहुत खुश चैन, उस समय वे बहुत अधिक खुश थे, उनको चेन मेडल वगैरह सब कुछ मिला था। उस समय वे 8 साढ़े 8 साल के थे। समझ लीजिए कि 9 साढ़े 9 साल के भीतर ही वे दमास हो गए थे कि मेरी ज़िंदगी के में, वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी आमलेट नहीं खाते थे, और उनके जो चाचा जी थे वे खाते थे। तो कहे, अब दाल का चिल्ला खाएगा? जब अंडा कहकर पूछे तो मैं नहीं खाता था, जब मूँग की दाल का कहे तो बड़े मज़े से खा लेता था। तो शंभू महाराज शुरू से ही बड़ी शौकीन तबीयत के थे। जो शंभू महाराज थे वे शुरू के शौकीन तबीयत के थे। जो उनके चाचा थे वे अंडा खाते थे, और जब पूछते थे पंडित बिरजू महाराज से कि तुम भी खाओगे, तो वे कहते थे कि मैं नहीं खाऊंगा। जब उनसे पूछा जाता था कि मूंग की दाल खाओगे, तो मूंग की दाल वे बड़े मज़े से खा लेते थे। लच्छू महाराज शुरू से ही बड़े अप टू डेट रहते थे। जब वे शायद 28 से 30 साल के थे, तब से गए हों कल को न्यू थिएटर्स कंपनी में 40 साल कलकत्ते और बम्बई मिलाकर फिल्म में बीते। उनका जो 28 से 30 साल था, वो न्यू थिएटर्स कंपनी में 40 साल कलकत्ते और बम्बई मिलाकर फिल्म में बीते थे। फिर उसके बाद वे बताते हैं, हाँ 9.5 साल का था जब बाबूजी की मृत्यु हुई। उनके साथ आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में था मेरा। वे 54 साल के थे। लू लग गई थी उन्हें, और यहाँ उनकी जगह मैं नाचा था, और उन्होंने भाव बताया था उस समय, क्योंकि उनको बुखार था। लू उन्हें मैनपुरी में ही लगी थी। वहाँ से हम लोग लौट कर आए थे। 16 से 20 दिन रहे वो। कमजोरी आती गई। बाबूजी की यह आदत थी कि मेरी भी आदत है कि अपना दुख और कष्ट ज़्यादा किसी से कहता नहीं हूँ, वो भी छिपाते रहते थे। उन्हें भी शुगर था, तो इक्के पर चौक वगैरह चले गए और सबसे मिल आए। इतने में अमीनाबाद में थे, बाजार आदि मिलने और सब प्यार ही करते थे। जब उनके साथ आखिरी प्रोग्राम था, तो वे बताते हैं कि जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे, तभी उनके बाबूजी की मृत्यु हो गई थी। ये जो क्वेश्चन है, ये जो पंक्ति है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है। इससे बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, उनकी बाबूजी की मृत्यु तब हुई थी जब वे 9.5 साल के थे। और उनके साथ आखिरी प्रोग्राम, जैसा कि इससे पहले आपने पढ़ा कि मैनपुरी, कई अन्य जगह वे प्रोग्राम में जाया करते थे, उनका प्राइवेट प्रोग्राम हुआ करता था। तो उनके साथ आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में था मेरा। पंडित बिरजू महाराज का उनके साथ आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में था। वे 54 साल के थे। उनको कुछ लू लग गई थी, और इनकी वजह से उनकी जगह पर पंडित बिरजू महाराज नाचे थे। नाचना था उनके बाबूजी को, लेकिन उनकी जगह पर पंडित बिरजू महाराज नाचे थे। और उन्होंने भाव बताया था उस समय, क्योंकि उन्हें बुखार था, लू उन्हें मैनपुरी में ही लग गई थी। ये जो लू उनको लग गई थी, ये उनको मैनपुरी में ही लगी थी। और वहाँ से जब हम लोग लौट कर आए, तो 16 से 20 दिन रहे। उनको धीरे धीरे कमजोरी आती गई। बाबूजी की यह आदत थी, और पंडित बिरजू महाराज कहते हैं कि मेरी भी यह आदत है कि
कि अपना दुख और कष्ट ज़्यादा किसी से कहते नहीं थे, वे छिपाते रहते थे। उन्हें शुगर भी था और कई अन्य बीमारियां थी जिसको वे छिपाते रहने के कारण अंत में उनकी मृत्यु हो गई। तो वे अमीनाबाद में थे, बाजार आदि से सबसे मिलने वाले थे, सभी प्यार करते थे उन्हें। उनके साथ वो उनका आखिरी प्रोग्राम था, उस आखिरी प्रोग्राम में उनके बाबूजी की मृत्यु हो गई थी। मुझे तालीम बाबूजी से ही मिली, गंडा भी बांधा उन्होंने। मुझे जब बांधा तो अम्मा से कहा, जब तक तुम्हारा लड़का मुझे नजराना नहीं देगा, गंडा नहीं बांधूंगा। तो मुझे 500 रुपये के 2 प्रोग्राम मिले थे। जब 500 आया तो गंडा बांधा उन्होंने और कहा, इसमें 1 पैसा नहीं दूंगा, यह पैसा मेरा है, मैं इसका गुरु हूँ और उसने मुझे यह नजराना दिया है। तो 500 रुपये देकर मैंने गंडा बंधवाया और मुझे और जगत कहार एक लड़का है लखनऊ में, दोनों को एक साथ गंडा बांधा। तो सरगित में बाबी जू का है। गंडा का मतलब होता है, सबसे पहले इस पूरे व्याख्या को पढ़कर आपको यही समझ नहीं आ रहा होगा कि गंडा होता क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, गंडा होता है जैसे कि मंत्र वगैरह पढ़कर एक हाथ में या फिर गले में कुछ बांधा जाता है, कपड़ा बांधा जाता है मंत्र पढ़कर। तो उस मंत्र पढ़कर जो कपड़े को बांधा जाता है उसे ही गंडा कहा जाता है। मंत्र को पढ़कर बांधने से यही फायदा होता है कि मंत्रों के जरिए उनकी सफलता की कामना की जाती है। तो जब उनको तालीम बाबूजी से मिली थी, तालीम का मतलब होता है शिक्षा, तो जब पंडित बिरजू महाराज को सभी की सभी तालीम उनके जो गुरु जी थे वे उनके बाबूजी ही थे। तो गंडा भी बांधा था उन्होंने। तो मुझे जब बांधा तो अम्मा से कहा कि तुम्हारा लड़का था। तो पंडित बिरजू महाराज के पिताजी ने पंडित बिरजू महाराज के अम्मा से कहा, उनकी माँ से कहा कि जब तक तुम्हारा लड़का मुझे नजराना नहीं देगा, नजराना का मतलब होता है कि गंडा बांधने के बदले पैसा, दक्षिणा, तो जब मुझे नजराना नहीं देगा तब तक मैं गंडा नहीं बांधूंगा। तो मुझे 500 रुपये को, पंडित बिरजू महाराज को 500 रुपये के उस समय 2 प्रोग्राम मिल गए थे। और जब 500 रुपये आया तो उन्होंने गंडा बंधवाया और कहा, इसमें 1 पैसा नहीं दूंगा, यह मेरा पैसा है, मैं इसका गुरु हूँ और इसने मुझे ये शिष्य के रूप में नजराना दिया है। तो 500 रुपये देकर मैंने गंडा बंधवाया। जो बिरजू महाराज थे उन्होंने 500 रुपये अपने पिताजी को देकर उनसे गंडा बंधवाया। और एक जगत का हार का लड़का है, वो भी लखनऊ में था, उन दोनों के साथ गंडा बंधवाया था। और मैं सरगिदो बाबी जू का हूँ, मतलब उस समय 2 लड़का था, एक लड़का और था और पंडित बिरजू महाराज से दोनों ने गंडा बंधवाया था। गंडा आप समझ गए, गंडा कहा जाता है कि हाथ में या फिर गले में कोई मंत्र पढ़कर कपड़े या धागे को बांधा जाता है जिससे उसके सफलता की कामना की जाती है, उसे ही गंडा कहा जाता है। फिर पिताजी की मृत्यु, अर्थात ये जो गंडा बांधने वाली बात थी ये पहले ही हो गई थी, जब मैनपुरी के प्रोग्राम में गए भी नहीं थे। तो ये बताते हैं कि फिर पिताजी की, जब 9.5 साल के थे तब उनकी मृत्यु हुई थी। और इस समय में इतना छोटा था कि उनका दुख भी ठीक से समझ में नहीं आया कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। इस तरह का जो दुख होता है उस दुख को वे समझने लायक भी नहीं थे, वे बहुत अधिक छोटे थे। उनके मरते ही हम लोगों के बहुत खराब दिन शुरू हो गए थे। उधर शंभू महाराज जी का शोक, जो शंभू महाराज जी थे, जो उनको चाचा जी थे, वो बहुत अधिक शौकीन थे। जैसा कि इससे पहले आपने पढ़ लिया, वे अंडे खाते थे। तो कर्जा लेकर खाना पीना, गालियां देना घर भर को। उनके 2 बच्चों की मृत्यु भी लगभग उन्हीं दिनों हुई थी। जो शंभू महाराज का 2 बच्चा था, उन्हीं दिनों उनके 2 बच्चों की मृत्यु भी हो गई थी। यही सब उस समय की बात है। बाबूजी की मृत्यु के साथ ही साथ पिताजी बहुत दुखी रहते थे उनसे। उसी समय अम्मा को लेकर मैं नेपाल गया। सोचिए, उस समय बिना पिताजी के मुजफ्फरपुर भी गए, अम्मा ले गई, बांसबरेली भी। उस समय यह हालत थी कि 50 रुपये भी मिल जाए तो कहीं से, 50 रुपये भी कहीं से मिल जाए तो बहुत है। उस समय उनकी ऐसी हालत हो गई थी। पहले का सब पैसा हमारे टाइम तक खत्म हो गया था। कर्जदार बहुत अधिक हो गए थे। बाबूजी किसी का भी भला करने के लिए एक से दूज लेकर दूसरे को देते थे। जो बाबूजी थे उनके थे, वे किसी का भी भला करने के लिए एक व्यक्ति से पैसा लेकर दूसरे व्यक्ति को दे देते थे, जिस कारण वे कर्जे में पड़ गए थे। और उनसे जब कर्जा मांगने के लिए आते थे तो उनके पास तो 50 रुपये भी नहीं थे। उनको लगता था कि मेरे पास 50 रुपया भी आ जाए तो बहुत अधिक है। तो अंत में वे उस जगह को छोड़कर नेपाल चले गए थे। मतलब 100 लिए तो 100 दूकर कहूँ, यह एक अजीब सी आदत थी। कानपुर 2-2.5 साल रहा, जिसमें 25-25 रुपये की 2 ट्यूशन की मैंने। आर्यनगर में पैदल 3 मील जाता था और रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता था तो डर भी लगता था। 10-11 साल की उम्र थी मेरी। अब 50 रुपये में रिक्शे पर खर्च करता तो क्या बचता। ट्यूशन में नागा होता तो पैसा अलग काट लेते थे। 50 रुपये में काम करके किसी तरह पढ़ता रहा। और एक सीताराम बागला करके लड़का था, अमीर घर का, मैं उसे डांस सिखाता था और वह बेचारा मुझे पढ़ा देता था। हाई स्कूल की पढ़ाई, कहाँ चिंता, कहाँ अम्मा, कहाँ 50 रुपये की ट्यूशन, सब बिखरा हुआ था, इसलिए फेल भी हो गया था। जब वे कानपुर में 2.5 साल रहे थे तो कानपुर में 2.5 साल के रहते वक्त उन्होंने 25-25 रुपये की
25-25 रुपये की 2 ट्यूशन को ज्वाइन कर लिया था। और आर्यनगर में उनका ट्यूशन था। आर्यनगर जहाँ उनके घर से 3 मील दूर था, तो वे पैदल 3 मील जाते थे। रास्ते में कब्रिस्तान भी था। कब्रिस्तान का मतलब होता है शमशान घाट, तो कब्रिस्तान भी था। और उनसे उनको बहुत अधिक डर भी लगता था। 10-11 साल की उम्र थी उस समय उनकी। अब 50 रुपये वहाँ से उनको 3 मील जाने के लिए अगर वे रिक्शे से जाते तो 50 रुपये खर्च करना पड़ता। तो वे कहते हैं कि 50 रुपये में रिक्शे पर खर्च करता तो क्या बचता। और ट्यूशन में अगर मैं नागा हो जाता तो वे पैसा अलग काट लेते थे। 50 रुपये में काम करके किसी तरह पढ़ता रहा। और एक सीताराम बागला करके, मतलब सीताराम बागला नाम का एक लड़का था, और वह एक अमीर घर का लड़का था। बिरजू महाराज उनको डांस सिखाते थे और वह बेचारा उनको पढ़ा देता था। हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ चिंता कहाँ अम्मा, और 50 रुपये की ट्यूशन, सब का सब चीज़ उनके दिमाग में बिखरा हुआ था। इसलिए वे फेल भी हो गए थे। मतलब पढ़ाई अच्छी तरह नहीं कर पाया। अच्छी तरह पढ़ता तरीके से तो ईश्वर की कृपा से मेरा दिमाग बहुत तेज़ था शुरू से ही। नेपाल में इसी दौरान गए थे। एक हमारे रिश्तेदार थे वहाँ झुमक लाल करके, तो अम्मा इसलिए ले गई थी कि कुछ इनाम वगैरह मिल जाए, बस यही एक कारण था। वहाँ नहीं रहे, खास प्राप्ति नहीं हुई। जाते में मुजफ्फरपुर भी गए थे, जयपुर भी गया, वहाँ भी कोशिश की। मतलब यह कि प्रोग्राम मिल जाए तो 200-400 मिल जाए तो कुछ महीने कट जाएंगे। ऐसी हालत थी कि हम लोग रहते थे एक ही मकान में, पर ऊपर नीचे चूल्हा शुरू से ही अलग था। महाराज जी का अपना खाना पीना जैसा था। पिताजी के समय ही दादी पिता अलग रहते थे, चाचा अलग, और वे मारा पीटी बहुत अधिक करते थे। जो उनके चाचा थे, जो शंभू महाराज जी थे, वे बहुत अधिक मारा पीटी करते थे, जिस कारण उनके 2 बच्चे की मृत्यु हो गई थी, जैसा इससे पहले आपने पढ़ लिया। तो वे इन सभी बातों को बताते हुए कहते हैं कि वे पढ़ने में तो बहुत अधिक तेज़ थे, उनका दिमाग बहुत अधिक तेज़ था। और वे नेपाल भी इसी कारण गए थे कि उनका दिमाग बहुत अधिक तेज़ था। उनका एक रिश्तेदार था वहाँ झुमक लाल करके, अम्मा इसलिए उनको ले गई थी कि कुछ इनाम वगैरह उनको मिल जाएगा। वे अपने प्रदर्शन के जरिए कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जिस कारण उनको कुछ इनाम मिलेगा। बस यही एक कारण था जिस कारण वे नेपाल गए थे। और ख़ास प्राप्ति उनको कुछ नहीं हुई। तब जाते हुए मुजफ्फरपुर भी गए, जयपुर भी गया, जहाँ भी मिला वहाँ भी कोशिश की। मतलब यह कि प्रोग्राम मिल जाए तो 200-400 मिल ही जाएंगे, कुछ महीने कट जाएंगे। ऐसी हालत थी हम लोगों की। रहते एक ही मकान में थे, पर ऊपर नीचे चूल्हा शुरू से ही अलग था। ऊपर नीचे चूल्हा का मतलब है कि उनका जो सारा परिवार था सभी साथ में रहता था, लेकिन सब अपना अपना खाना अलग से बनाता था। सभी का खाना अलग बनता था। महाराज जी का अपना खाना पीना जैसा था। पिताजी के समय ही दादी जी, जो महाराज जी का मतलब है पंडित बिरजू महाराज, तो उनका जो खाना पीना था वो पिताजी के समय से ही अलग था। उनकी दादी जी अलग खाना बनाती थी, उनके पिता अलग रहते थे, चाचा अलग रहते थे, और वे मारा पीटी बहुत अधिक करते थे। 14 साल की उम्र में जब मैं लखनऊ वापस गया तो फेल होकर अब कपिला जी अचानक लखनऊ पहुंचा, मालूम करने कि लड़का जो है कुछ करता भी है या आवारा या गिरहट हो गया है। वह है कहाँ। तब अम्मा जी ने मुझे दिखाया कि करते तो हैं, बहुत थोड़ा कुछ सीख पाए हैं। तब कपिला जी ने मुझे संगीत भारती, जो पहले हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी थी, वहाँ संगीत भारती हो गया था। इससे पहले आपने पढ़ लिया कि वे हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी में काम किया करते थे, तो उसका नाम बदल गया था, अब उसका नाम था संगीत भारती। तो वे जब 14 साल की उम्र में लखनऊ वापस आए थे फेल होकर, तब कपिला जी, जो इससे पहले आपने पढ़ लिया कि डांस म्यूजिक में कपिला जी भी शामिल थे, इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो सभी बात आपको याद होंगे, और आप इसको ध्यान से पढ़ते हुए रहिए। सिर्फ आधा पार्ट समाप्त हो गया, आधा पार्ट और अच्छे से हम आपको अच्छे से समझाएंगे, जिससे आप सभी के सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिल्कुल ही आसानी से बना पाइएगा। तो 14 साल की उम्र में जब वे लखनऊ वापस आए थे फेल होकर, तब कपिला जी अचानक लखनऊ पहुंची थी और कपिला जी अचानक लखनऊ पहुंची और मालूम करने लगी कि जो लड़का है, जो पंडित बिरजू महाराज है, वह कुछ करता भी है या फिर आवारा गिरखट हो गया है। वह है कहाँ। अम्मा जी ने मुझे दिखाया कि करते तो हैं, थोड़ा बहुत जो सीख पाए थे। तब कपिला जी ने मुझे संगीत भारती, जो पहले हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी था, वही संगीत भारती हो गया था, वहाँ लाई। 6 महीने बढ़ गए तो बहुत खुश हुआ। उस समय 250 रुपये उनको मिलते थे। जब 6 महीने बढ़ गए थे तो 6 महीने जब वहाँ वे रहे तो वे बहुत अधिक खुश रहने लगे थे, क्योंकि उस समय उनको उस डांस अकादमी में 250 रुपये मिलने लगे थे। दरियागंज में एक दोस्ती थी, जैन साहब का मकान था। अम्मा जी को यह दुख था कि जैनियों का मकान है, लड़के को प्याज खानियों को नहीं मिल रहा है। मतलब एक जैन का घर था, उस जैन के घर में उन्होंने किराया पर रहने लगे थे। और उनकी अम्मा जो थी, उनको एक बात का चिंता था कि जैन के घर में रहने से कभी उनको प्याज खाने से, मतलब उनको प्याज खाने नहीं दिया जाएगा। और जो पंडित बिरजू महाराज थे वे प्याज खाते थे, तो उनको प्याज नहीं मिल रहा है। मछली तो खाता ही नहीं था, उसमें छोटी सी वो जगह थी। एक टेबल फैन ले लिया था। दरियागंज से 5 या 9 नंबर डांस पकड़ता था।
डांस नहीं बस पकड़ता था। दरियागंज से 5 या 9 नंबर में बस पकड़ते थे, कभी रीगल तो कभी ओडेंस सिनेमा के पास उतरता था। वह स्कूल था रिवोली के पास, 1 महीने तक मैं रास्ता ही भूल जाता था। जब एक खंबे हैं चारों तरफ, तो मैं किसी भी सीढ़ी से चढ़ जाता था, बड़ी मुश्किल से, फिर निशान बनाए कि यहाँ जाओ, यहाँ से जाओ। मतलब जब ये शुरुआत में हिंदुस्तानी डांस अकादमी, जिसको भारतीय संगीत के नाम में बदल दिया गया था, तो जब ये वहाँ जाते थे उनको जाने में बहुत अधिक परेशानी होती थी। चारों तरफ एक ही तरह के खंभे हुआ करते थे, जिससे वे किसी भी सीढ़ी पर चढ़ जाते थे। तो बड़ी मुश्किल से फिर उन्होंने निशान बनाए कि यहाँ से जाओ और फिर यहाँ से जाओ। अर्थात उन्होंने अपने मन में फिक्स कर लिया कि ऐसे ऐसे जाना है, और फिर वे सही से उस जगह पर पहुँचने लगे थे। हाँ, एक घटना बहुत दुखदाई रही। शुरू में बाबूजी की मृत्यु के समय बिल्कुल पैसा नहीं था। घर में उनका 10वां किया जा सके, 10 दिन के अंदर, 10वां का मतलब होता है तो जो 10वां होता है, जब किसी की मृत्यु होती है तो 12 दिनों में उनका अंतिम संस्कार की क्रिया पूर्ण होती है। तो 10वां किया जाता है, जिस दिन सभी के सभी बड़े व्यक्ति, जो हिंदू धर्म में होता है कि 10वां किया जाता है, तो 10वें के दिन सभी के सभी बड़े व्यक्ति मुंडन करवाते हैं, अर्थात अपने सभी बालों का मुंडन करवा देते हैं। तो जब उनका 10वां किया जाना था उनके पिताजी का, तो उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। 10 दिन के अंदर सोचिए, मैंने 2 प्रोग्राम किए थे और उन्हीं 2 प्रोग्रामों से 500 रुपये इकट्ठे हुए थे। तो 10वां और 13 की गई थी। 12 मित्रों आदि की भी शायद अंदाज नहीं होगा कि घर की ऐसी हालत है। अर्थात जो उनके बाहर के मित्र थे, उन बाहर के मित्रों को शायद अंदाजा नहीं था कि पंडित बिरजू महाराज के घर की ऐसी हालत भी रही होगी। जो भी हो, मुझे अच्छी तरह याद है पिताजी का मरना, फिर उन 10 दिनों से मेरा नाचना और पैसे इकट्ठे होना, और उन्हीं से उनकी 10वीं 13वीं का इंतजाम होना, यह मुझे बिल्कुल ही अच्छी तरह याद है। अर्थात जब उनकी मृत्यु हुई थी, तब उस समय पंडित बिरजू महाराज के पास कुछ भी पैसे नहीं थे कि वे उनका अच्छे से अंतिम संस्कार कर सके। इसलिए उस 10 दिनों के अंदर में वे अलग जो है प्रोग्राम किए थे, और 2 प्रोग्राम उनको मिल गया था, और 2 प्रोग्राम में उन्होंने 500 रुपये इकट्ठे कर लिए थे, जिसके कारण उनका अंतिम संस्कार भी अच्छी तरह से कर पाए थे। ये बात उनको बिल्कुल ही अच्छी तरह याद है। उससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं हुआ होगा। ऐसी हालत में मैं नाचने गया, मेरा ख्याल है कानपुर या देहरादून, अर्थात ऐसी हालत में वे कानपुर या देहरादून नाचने गए थे। जब किसी की पिता की मृत्यु हो जाती है, जब वे 9.5 साल के थे, उस समय उनको कष्ट होता होगा, लेकिन फिर भी वे उनके अंतिम संस्कार करने के लिए नाचने गए थे कानपुर या देहरादून। ऐसी जगह लखनऊ से वहाँ गया, नहीं नाचता तो पैसा कहाँ से आता। यह बहुत बड़ा दुख वक्त था। खैर छोड़िए, बहुत बड़ा वक्त था। उस दुख के समय में उन्होंने नाच कर 500 रुपये इकट्ठा करके अच्छी तरह से अपने पिता का अंतिम संस्कार किया था। बहरहाल जब 14 साल का था तो संगीत भारती आया। संगीत भारती वही, इससे पहले जो हमने आपको बताया हिंदुस्तानी म्यूजिक अकादमी, जो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी थी, उसी को संगीत भारती का नाम रखा गया था। तो जब ये 14 साल के थे तब वहाँ आए थे। जब 1 साल हो गया तो कहने लगे अब तुम परमानेंट हो गए हो। अर्थात जब 6 महीने हुए थे तब तो उनको 250 रुपये मिलने लगे थे, जिससे वे बहुत अधिक खुश हो गए थे। लेकिन उसी में जब उनको 1 साल हो गया था काम करते करते, तब उनको उनके हेड ने कहा होगा कि तुम अब परमानेंट हो गए हो। मैंने वहाँ 4.5 साल काम किया। संगीत भारती में सबसे बड़ी कमी थी गुप्ता जी, भरतनाट्यम, मणिपुरी आदि वालों को तो कहते थे कि पंक्ति बनाकर ग्रुप फिट करो, ये करो वो करो, और समझते थे कथक में 8 मिनट का रानी करना का सोलो करवा दो, बस वही काफ़ी है। तो मुझे बहुत दुख होता था कि मैं कर सकता हूँ और मुझे करने नहीं देते। इसी धर्म संकट में मैंने नौकरी भी छोड़ दी थी। करीब 56 के आसपास लगभग 8 महीने में अलग रहा। मैं लखनऊ चला गया, बस ऐसे ही। तब तक शंभू महाराज आ चुके थे। भारतीय कला केंद्र में सुमित्रा जी के यहाँ करजन रोड में सिखाते थे। कर्जन रोड में वे सिखाते थे। माया राव को संगीत भारती की कमाई से मैंने एक साइकिल खरीदी थी। जो संगीत भारती में उन्होंने पैसे कमाए थे, उससे उन्होंने माया राव को एक साइकिल खरीद दी थी, जो मेरे पास अभी भी है। और उस साइकिल को मैं नहीं बेचता हूँ। उसे देखकर मुझे पुराना वक्त याद करता हूँ। किसी तरह साइकिल पर चढ़कर एक ट्यूशन करता था। 50 रुपये की संगीत भारती के पैसे काफ़ी नहीं होते थे। फैमिली थी 12 खंबाह रोड पर। 2 बच्चे थे, मिकी और अनु। उनके 2 बच्चे भी थे। एक बच्चे का नाम था मिकी और दूसरे बच्चे का नाम था अनु। नाम आप अच्छे याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पंडित बिरजू महाराज के कितने बच्चे थे। तो 2 बच्चे थे। कौन कौन थे? तो मीकू और अनु थे। 2 बार यहाँ सड़क पर गिर भी पड़ा, पर अनबैलेंस होकर साइकिल काम चलाऊ आती थी। ठीक से थोड़ी समझ आती थी। बस के पैसे बचाने के लिए इस साइकिल को उन्होंने खरीदी थी। इसलिए वे इस साइकिल को किसी को बेचना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे उनके पुराने समय की याद थी। खैर, भारतीय कला केंद्र आए, पूसा रोड पर वहाँ आए। वहाँ भी छोटी क्लास मिली। यहाँ भी झमेला, यहाँ भी जो उनका झमेला था वही क्लास। जबकि मेरे अंदर वो चरण टुकड़े थे, यहाँ बल खाती कोई आवे तो उसे दूँ,
पर वह था कि बड़ी लड़कियां समझदार जो भी आएंगी बड़े बड़े महाराज के पास आवेंगी या काहे को आवेंगी। और जब 18-20 साल का लड़का बड़े बुजुर्गों के साथ आगे चल सकता है। खैर उसमें से एक रश्मि जी, उनको एक लड़की मिली थी। उन्हें पूरे मन से सिखाया, इसलिए भी कि हमको तो कोई बड़ी लड़की मिलती नहीं है, इनको तैयार करेंगे तालीम देकर तो महाराज के यहाँ थी लड़कियाँ अट्रैक्ट होंगी और हमारी तरफ खींचने लगेगी। क्योंकि तालीम जरा अच्छी थी मेरी। तालीम का मतलब होता है कि जब हिंदी भारती में उन्होंने काम किया था, संगीत भारती में, तो उसके बाद वे दूसरे जगह पर खुद ही नृत्य सिखाने का काम करने लगे थे। और जब वे खुद 18 से 20 साल के थे तो वे कहते थे कि जब 18-20 साल का जब वह लड़का था तो उनके यहाँ कोई भी बड़ी लड़की नृत्य सीखने नहीं आती थी, जिस कारण उनको लगता था कि बड़ी लड़कियां तो समझदार है, वो क्यों आएंगी, बड़े महाराज के पास ले जाएंगी, मैं तो 20-18 साल का हूँ, मेरे पास नृत्य सीखने क्यों आएंगी। तभी उसमें से जो यह सब चीज़ पूछ रही है, जिनका नाम है रश्मि वाजपेयी, जो उनकी एक शिष्या थी, प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, तो वही रश्मि जी, उनको एक लड़की मिली थी। उन्हें पूरे मन से उन्होंने सिखाया था, इसलिए भी सिखाया था कि हमको तो कोई और बड़ी लड़की मिलती नहीं है, अगर मैं इनको एकदम अच्छी तरह से तैयार कर दूंगा, बिल्कुल अच्छी तरह तालीम देकर, बिल्कुल अच्छी तरह सिखा कर, महाराज के यहाँ थी लड़कियों का अट्रैक्ट हुई। मतलब जब उन्होंने उनको बिल्कुल ही अच्छी तरह से सिखाया, तब पंडित बिरजू महाराज के यहाँ अन्य लड़कियां भी अट्रैक्ट हुई और हमारी तरफ खींचने लगी। क्योंकि जो उनकी तालीम थी, जो सिखाने का अंदाज था, वह बहुत ही अच्छा था। उनको खुद लगता है कि जो मेरी सिखाने की तालीम थी वह ज़रा अच्छी थी मेरी। और जब उन्होंने रश्मि वाजपेयी को अच्छी तरह से सिखाया तो रश्मि वाजपेयी लड़की के कारण अन्य लड़कियां भी अट्रैक्ट हुई और उनकी तरफ खींचने लगी और उनसे नृत्य सीखने के लिए आने लगी। बस उसके बाद से बैले वगैरह जो लच्छू महाराज जी ने मालती माधव पहला किया, उसमें असिस्टेंट था। जबकि मज़ेदार बात यह है कि उसके एक्शन वगैरह सब मैं ही बनाता था। अंदर अंदर वो कहते थे, अर्थ जब वहाँ जाएगा तो बोल देना सबके सामने, चाचा जी वह कौन सा मूवमेंट सिखाया था, तो मैं कहूँगा वो वाला, फिर तू बना लीजो अपने आप, यश तो बनाता मैं था। मतलब वे कहते थे बिरजू महाराज कि उनके यहाँ एक असिस्टेंट था। और मज़ेदार बात यह थी कि उनके जितने भी एक्शन थे वे सभी के सभी एक्शन वगैरह वही बनाते थे। अंदर अंदर वो कहते थे कि अर्थ जब वहाँ जाएगा तो बोल देना सबके सामने कि चाचा जी वह कौन सा मूवमेंट सिखाया था, तो मैं कहूँगा वो वाला, फिर तू अपने आप बना लेना, अपने आप बना लीजो। अपने आप बना लीजो का मतलब तुम अपने आप बना लेना, अपने आप यश में ही तो तुम बनाता था। और बरखवार गोवर्धन लीला बनाने के लिए 60-1.5 साल पहले आए थे। पूसा रोड में कॉलेज जब शुरू हुआ तो मैं आ गया था, नानी जी के सामने ही मैंने ज्वाइन किया था। केसर भाई और साथ ही रहते थे, सूप आदि थे, ये बेचारे बनाते थे तो मुझे यह बनाना नहीं आता था। जो सूप होता है, सूप पिया जाता है, तो सूप आदि बनाते थे, ये बेचारे बनाते थे, मुझे तो वह भी नहीं आता था। उसके बाद संगीत भारती के ज़माने में अपने होश में कलकत्ते में एक कॉन्फ्रेंस में नाचा हूँ। संगीत भारती के ज़माने में जब वे 250 रुपये कमाते थे, तब वे बताते हैं कि उस समय होश में कलकत्ते में एक कॉन्फ्रेंस में नाचा हूँ। उस समय दयाराम जो साथ यह मेरी देख रेख करते थे, उनको ले जाता था रखवाली के लिए, वह जो मेरा नाच हुआ है। वहाँ से कलकत्ते की ऑडियंस ने मेरी बड़ी प्रशंसा की, इतनों को तमाम अखबारों के रूप में एकदम, इतनी कि तमाम अखबारों में जो उनका रूप था वह एकदम छप सा गया था। वहाँ का जो ऑडियंस था, वहाँ का जो दर्शक थे, उन सभी दर्शकों ने पंडित बिरजू महाराज की बहुत बड़ी प्रशंसा की थी। और वहाँ से दूसरे डांसर से तमाम उनको भी लगा कि भाई लड़के ने कुछ अलग ही कर डाला है। मतलब पंडित बिरजू महाराज के जैसे वहाँ अन्य भी डांसर हुआ करते होंगे, तो उन सभी डांसर्स को भी लगा कि भाई इस लड़के ने कुछ अलग ही कर डाला। मतलब वहाँ से लोगों को पता लग गया कि कुछ हूँ घर का, पर उस समय की कुछ कटिंग आदि नहीं है। पुरानी बात तो यहाँ से मेरा एक मोड़ हुआ। सबसे पुरानी बात तो यह थी, बहुत पुरानी बात, कि उस समय जब वे प्रसिद्ध हुए थे, बहुत ऑडियंस ने उनकी प्रशंसा की थी कलकत्ता में, तो उस समय उनका एक मोड़ शुरुआत हुआ था। इसके बाद इरिदास स्वामी कॉन्फ्रेंस बड़ी बज्र नारायण ने बुलाया। यह भी प्रोग्राम मेरा बहुत अच्छा गया। यह भारतीय कला केंद्र ज्वाइन करने के बाद हुआ था। उसके बाद उन्होंने फिर से ईश्वर की कृपा से प्रोग्राम कलकत्ता, बम्बई, फिर उन्हीं दिनों कुछ अरसों के बाद मद्रास भारतीय कला केंद्र के साथ गया था मद्रास। और धीरे धीरे लोग मुझे चाहने लगे थे, इज्जत करने लगे थे। 3 साल जो संगीत भारती में बीते थे, उसमें मेरा नियम था सुबह 4 बजे उठना बगैर नहाया, चाहे बुखार चढ़ा हो, चाहे खुंसी आ रही हो। सुबह 5 बजे से रियाज, 5 वह 7-8 तक रियाज,
फिर घर आना, 1 घंटे में तैयार होकर वापस 9 बजे 2 घंटे की क्लास। 3 साल मैंने खूब रियाज किया था। रियाज का मतलब होता है प्रैक्टिस, कि 3 साल जब ये संगीत भारती में उन्होंने ज्वाइन किया था तो 3 साल वे बिल्कुल ही डिसिप्लिन को पालन करते थे, बिल्कुल ही नियम से चलते थे। वे सुबह 4 बजे उठते थे और बगैर नहाए, मतलब उनको चाहे बुखार भी चढ़ा रहे, चाहे खांसी हो, कुछ भी हो, वे सुबह नहाते जरूर थे। और सुबह 5 से 7-8 बजे तक वे रियाज करते थे, प्रैक्टिस करते थे, फिर घर आ जाते थे और 1 घंटे में तैयार होकर वापस 9 बजे 9 घंटे की क्लास के लिए। 3 साल मैंने खूब रियाज किया था, 3 साल उन्होंने खूब प्रैक्टिस किया था। मतलब यही सोचकर यही अहम है, मुझे कुछ बढ़ना है तो अंधेरा कमरा करके किया करता था। जब बाद में यक जाऊं तो जो भी साथ आए सभी सितार, कभी गिटार, कभी हारमोनियम लेकर बजाऊं। मतलब रिलैक्स होने के लिए सितार भी मैं बहुत बजाने लगता था। मतलब वे अन्य प्रकार के वाद्य यंत्रों को भी बजाते थे, रिलैक्स होने के लिए बजाते थे। सितार भी मैं बहुत अधिक बजाने लगा था, अच्छा खासा हूँ, खूब जोरों से। फिर हाथ में शक्लें बनाने लगी। मिजराब की वजह से तो मैं डर के मारे छोड़ दिया कि डिस्टर्ब करेगा डांस में, कि 2 आंखें दिखाकर मैंने वो सितार छोड़ दिया, गिटार बजाने लगा। ऐसे ही थोड़ा शौक के मारे सितार छोड़ा, गिटार छोड़ा, फिर बांसुरी मेरी बहुत दिनों तक चली। मतलब शौक के मारे बजाता रहा। ड्रोगर के साहब के साथ ट्रेन में ऊपर बजा रहा हूँ, वे बीच गुनगुना रहे हैं तो शौक भी उनका फिर से स्रोत भी चलता रहा। खैर स्रोत भी अभी भी मेरा शौक है। तबला शुरू से बजाता हूँ, हारमोनियम थोड़ा बहुत, लहरा बजाने के लायक बहुत से शुरू से बजाता हूँ। शुरू से फिल्मी गाने गाकर पूरे मोहल्ले के लोगों को खुश किया करता था। जो पंडित बिरजू महाराज थे वे शुरू से ही फिल्मी गानों को सुनाकर पूरे के पूरे मोहल्ले के लोगों को खुश किया करते थे। जब मैं छोटा था तो एक फैमिली थी मोहल्ले में जो मेरा गाना सुनकर बहुत खुश होती थी, तो खाना बाना भी खिला देती थी। 2-4 मोहल्ले में उनकी ऐसी फैमिली थी जो उनके गाने को सुनकर बहुत अधिक प्रसन्न होती थी, खुश होती थी और उनको खाना वगैरह भी खिला देती थी। सिंधी फैमिली थी, वो बेचारी मेरी बहुत मदद करती थी। कभी दाल मखाने की सब्जी जब बने तो चुपचाप लाकर खिला देती थी। उन दिनों मतलब हमारी हालत भी ऐसी थी कि कोई खिला दे तो अच्छा लगता था। खैर फिर उसके बाद तो तमाम फिर यहाँ काम करने लग गए, नए नए। उनके बाद कहानी तो मालूम ही है आपको, कितने बैले किए, दुनिया भर के अलग अलग हिस्टोरिकल और विदेश दूर भी शुरू किए। रूस हमारा पहला ट्रिप था, मतलब ये दुनिया भर में भी घूमने लगे। रूस जो था उनका पहला ट्रिप था, जिसमें कुम्हार संभव लेकर हम लोगों को गए थे। उसके बाद फिर से रश्मि वाजपेयी अगला सवाल पूछती है। रश्मि वाजपेयी कहती है, आपको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? तब बिरजू महाराज कहते हैं 27 साल का था, तब मैं बहुत छोटे में ही, मेरी सब चीज़ बहुत छोटे ही जल्दी जल्दी हो गई थी। मतलब जब ये 27 साल के थे तभी उनको ये जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड होता है, ये अवार्ड उनको मिला था। और वे कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरी छोटी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी मुझको मिल गई थी। तब रश्मि वाजपेयी ने फिर से पूछा कि आपकी शादी किस सन में हुई थी? तब बिरजू महाराज ने कहा, ओ माँ, मैं 18 साल का था, बस इतना ही याद है मुझे। 18 साल की उम्र में मेरी शादी अम्मा जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मतलब 18 साल के जब वे थे तभी उनकी अम्मा ने, उनकी माता ने उनकी शादी कर दी थी। और वे कहते हैं कि जब उनकी शादी कर दी गई थी तो बहुत बड़ी गलती कर दी गई थी, जबकि हम सोच रहे थे कि पहले काम कर लें फिर शादी करें। पर अम्मा जी शायद घबराई हुई थी, क्योंकि उनको तो चिंता थी कि पिताजी भी गए हैं, कि उनको क्या होगा पता नहीं। इसी घबराहट में शादी कर दी, मतलब इस घबराहट में शादी की क्योंकि पिताजी की मृत्यु है, तो उनको डर रहता था कि मेरे बेटे पंडित बिरजू महाराज के भी साथ कभी ऐसा कुछ ना हो जाए, तो उसी घबराहट में शादी कर दी थी। पर वह मेरे लिए बहुत नुकसानदेह रहा। एक जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ गई। एक जिम्मेवारी जो उनकी पत्नी थी वह भी उनके लिए बढ़ गई, और उनके लिए यह जो शादी थी यह नुकसानदेह रहा। और शायद नौकरी भी मैं न करता, अपने रियाज में और नाच में मस्त हो सकता था, लेकिन इस पाबंदियों ने, शादी, गृहस्थी और लखनऊ और घर, इन चीज़ों ने मुझे मजबूर कर दिया कि तुम नौकरी नहीं करोगे तो क्या करोगे, वरना छोड़ छाड़ के मैं अकेले फिल्म में चाचा जी की वजह से उनका असिस्टेंट बन सकता था बम्बई जाकर। और लालच शुरू में जैसे बच्चों को अक्सर हुआ करता है कि बम्बई भाग जाओ, पर खैर वो तो अच्छा ही हुआ जो नहीं गया। कुछ समझदार लोगों ने मुझे एडवाइस दिया कि ये ठीक नहीं है। मतलब ये कहते हैं कि अगर उनकी शादी ना होती तो वे अच्छी तरह से रियाज करते, प्रैक्टिस करते, लेकिन जब शादी हो गई तो सब लोग उन पर प्रभाव डालने लगे कि तुमको नौकरी करना पड़ेगा। वे सोचते थे कि अगर मेरी शादी ना होती तो मैं नौकरी ना करता, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर कर किसी अन्य काम को करता, लेकिन शादी के कारण जब उनकी जिम्मेदारियां बढ़ी तब उनको नौकरी करना ही पड़ा। और
जो जैसे बच्चे अक्सर होते हैं कि बम्बई भाग जाया करते हैं, पर खैर अच्छा था उनके लिए कि जो वे बम्बई ना भागे थे। कुछ समझदार लोगों ने उनको एडवाइस दिया था कि ये सही ठीक नहीं है बम्बई भाग जाना वगैरह। अच्छा ही हुआ जो बच गया। खैर बाद का हमारा किस्सा फिर सत्यजीत रे ने फिल्म का रीसेंट किया था। जो सत्यजीत रे थे उन्होंने फिल्म का रीसेंट किया था। उसके बाद से मेरी एक बड़ी खास आदत रही, जैसे कि मेरे बाबूजी की भी थी। जब शागिर्द को सिखा रहे थे तो पूर्ण रूप से मेहनत करके सिखाना और अच्छा बना देना है, ऐसा बना देना कि खुद हूँ, यह कोशिश अब भगवान की कृपा से होनी चाहिए थी। तब मतलब कोशिश यही रहती थी कि कोई चीज़ चुराता नहीं हूँ, अपने बेटे के लिए रखना है, उसको सिखाना है, उस लड़की को नहीं सिखाना है। यह मेरे भेद नहीं है, मतभेद बिल्कुल नहीं है। बस छोटी सी कहानी थी मेरी, फिलहाल डिटेल में तो पता नहीं, बहुत कुछ है। फिर से रश्मि वाजपेयी कहती है, अपने समृद्धकों के बारे में बताएं, ऐसा कौन जिनके बारे में सोचकर आपको लगता है कि कुछ करेंगे। तब बिरजू महाराज कहती है कि सरगिर्दों में ऐसा है कि अब तुम हो। इतने अरसे से किसी भी अच्छे खानदान की लड़की नाम से तो हम कहेंगे कि शाश्वती लगी हुई है। 15 से 20 साल से और कुछ दिन पहले मैंने यह कहा कि उनके अंदर रंग अब शुरू हो गया है, जैसे विदेशियों में वैज्ञानिकों भी तरक्की कर रही है। उधर फिलिप मैकनिक टोक था, वहाँ चला गया, बहुत अच्छा। वह इस वक्त अच्छा होता, लाजवाब। उसकी फिर तमन्ना है कि फिर आकर सीखे मुझसे। बाकी तीर्थ प्रताप, प्रदीप, ये लोग नाम किए हैं, लेकिन इन लोगों को बड़ी जल्दी तसल्ली हो गई है कि काम मिल गया, अब हम कमाने लगे हैं, अब इतनी परफॉर्मेंस कर लो, तालियां ले लो, पैसे मिल जाएंगे, बात खत्म हो गई। कला के लिए सच्चे दिल से परेशान होने वाले बहुत कम लोग रहते हैं जो उससे आगे बढ़ाएं। तो पंडित बिरजू महाराज जी कहते हैं कि उनसे सीखने तो बहुत लोग आए थे नृत्य वगैरह, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कुछ सीख कर ही चले गए थे और उनको लगता था कि इतना ही बहुत है, इतनी परफॉर्मेंस कर लो, तालियां ले लो, पैसे मिल जाएंगे। वे पैसे कमाने लगे थे, उनको प्रोग्राम वगैरह मिलने लगे थे। तो उनको कहना है कि कला के लिए सच्चे दिल से परेशान होने वाले बहुत कम लोग रहते हैं, जो उसको आगे बढ़ाएं, कला को आगे बढ़ाएं, बहुत कम है। तो अब लड़कियों में तरक्की करने वाली सामने वालियों में शाश्वती ही है। दुर्गा भी अच्छी तरक्की कर रही है। यह छोटी सी फैमिली की लड़की है, दुर्गा एक लड़की का नाम है, वह भी एक छोटी सी फैमिली की लड़की थी जो बहुत अधिक तरक्की कर रही थी। अच्छी स्थिति घर की नहीं है, पर उसका मन नाच के साथ जुड़ा हुआ है। अब सीखने को तो बहुत से लोग अभी भी सीख ही रहे हैं, और लड़कों में जितना पढ़ना चाहिए कृष्ण मोहन, राम मोहन को उतना ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि मेरे बेटे भी ध्यान नहीं देते, उस तरह का ध्यान नहीं देते जैसे कि मेरी कहानी आपने सुनी है। जैसे कि मेरी कहानी में आपने सुनी है, ध्यान देकर उस तरह का ध्यान उसके बेटे पढ़ाई में नहीं दिया करते थे। यहाँ तक कि मेरे बेटे भी ध्यान नहीं देते जिस तरह आप मेरी कहानी सुनिए। इन लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हाँ भैया ने कहा है, हुक्म दे दिया है, हम 2 साल तक कुछ नहीं सोचेंगे, बस यही सोचेंगे। उस तरह का त्याग नहीं है, उतनी शक्ति हो नहीं है। मौज लेते हैं, नाचते हैं तो उसमें एक इंजॉय सोच कर लेते हैं, क्योंकि देश विदेश तो बहुत गया, जर्मनी, जापान, हांगकांग, लाओस, वर्मा, वे देश विदेश बहुत गए थे। जर्मनी, जापान, हांगकांग, लाओस, वर्मा, वे सभी जगह घूमकर वहाँ पर नाच कर आ चुके थे। उसके बाद फिर से रश्मि वाजपेयी पूछती है, इतनी बार आप गए तो कोई खास बात आपको याद आती है, कोई विशेष आयोजन जिससे आपको लगे कि हम, मतलब रश्मि वाजपेयी से पूछती है कि आप इतनी जगह इतनी बार गए तो कोई खास बात आपको याद आती है, जिससे कोई विशेष आयोजन आपको किसी प्रकार को कोई याद आता है। तब बिरजू महाराज कहता है, हाँ क्यों नहीं, जैसे लंदन फेस्टिवल तो एक बहुत ही ज़रूरी था, और एक दफ़ा अमेरिका 2-4 जगह वहाँ भी कामगी हॉल में हम नाचे थे, बड़े अच्छे लोग थे। एक जगह एक लड़का, उस आंखें उसकी फटी हुई एकदम अंदर आया, हाँफते और कांपते हुए। मैंने सोचा जाने क्या हुआ उसको, तो मैंने कहा मेरे साथ फ़ोटो खिंचाना है क्या तुम्हें? यस यस, बेचारा बेहाल हो गया। अब लड़का तब बेहाल ही नाच देखा तो यह जरा मज़ेदार बात है। पाकिस्तान में कोई खातून थी, पूरे हॉल में उनकी ही आवाज़ आए, सुभान अल्लाह। मतलब मेरे नाच के आशिक तो बहुत हैं, मेरे आशिक भी हैं, मगर मैं नाच की वजह से हूँ, इसलिए आशिक तो नाच के ही होते हैं। तो मैं बेचारा उसका असिस्टेंट, उस नाचने वाले का। वे कहते हैं कि एक खास बात उनको याद आती है कि जब वे लंदन गए थे फेस्टिवल में, तो एक बहुत ही ज़रूरी फेस्टिवल था, वहाँ वे लंदन गए थे। और एक दफ़ा जब वे अमेरिका में 2-4 जगह वहाँ कामगी हॉल में नाचे थे, तब बड़े अच्छे लोग थे। एक लड़का था, उसकी आंखें फटी हुई थी, वह एकदम अंदर चला आया, हाँफते और कांपते हुए। तब पंडित बिरजू महाराज ने सोचा कि यह मुझसे फ़ोटो खिंचाना चाहता होगा मेरे साथ। तब उसने उनसे पूछा कि मैंने कहा मेरे साथ आपको फ़ोटो खिंचाना है क्या तुम्हें? तब वह लड़का इंग्लिश में बोलता हुआ बोला, यस यस। अब बेचारा बेहाल हो गया। अब लड़का तब तक बेहाल रहा जब तक नाच देखा। यह जरा मज़ेदार बात है। और पाकिस्तान में कोई खातून थी,
पूरे हॉल में उन्हीं की आवाज़ आए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का मतलब होता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मतलब जो पंडित बिरजू महाराज थे उनके नाच के आशिक तो बहुत हैं, मेरे आशिक भी हैं, मगर मैं नाच की वजह से हूँ, इसलिए आशिक तो नाच के ही होते हैं, मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ। नाच का मतलब क्या है कि आशिक तो नाच के होते हैं, पंडित बिरजू महाराज कहते हैं कि मैं तो नाच का एक असिस्टेंट हूँ, इसलिए मेरे भी आशिक हैं, उस नाचने वाला का असिस्टेंट है। उसके बाद से तो खैर धीरे धीरे दिल्ली में स्कूटर भी खरीदा, फिर चला नहीं, हम लड़ गए, खंभे में आप ही, फिर डर के मारे मोटर खरीदी, पुरानी 2-4 दफ़े पुरानी खरीदी, फिर बैंक से लोन लेकर नई एम्बेसडर, फिर उसको बेचकर नई फिएट खरीदी, अब दूसरी फिएट है। अब तो ईश्वर की कृपा से काफ़ी सुविधा है, काफ़ी कृपा है, आप लोग उनको प्यार करते हैं, मुझे बहुत, और उस प्यार की वजह से ही मैं इतना बड़ा हूँ, क्योंकि मतलब ये कहते हैं कि आप लोगों के प्यार के कारण आप लोगों ने मुझे प्रसिद्ध किया, इसी कारण मैं इतना बढ़ पाया। तो फिर से रश्मि वाजपेयी पूछती है, आपको आगे बढ़ाने में अम्मा जी का बहुत हाथ है? जो उनकी माता जी थी पूछते हैं कि आपको आगे बढ़ाने में आपकी अम्मा जी का बहुत ही हाथ है? तब बिरजू महाराज कहते हैं, अम्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है। अम्मा जी ने तो शुरू से उन बुजुर्गों की तारीफ करके मेरे सामने हरदम कि बेटा वो ऐसे थे, उनको कम से कम इतना नाम तो याद था उन बुजुर्गों का, अभी आप किसी दूसरे से पूछे तो उन्हें मालूम ही नहीं रहेगा कि कौन थे चाचा जी। शंभू महाराज की पत्नी से आप पूछे महाराज किनंदन बाद पहले कौन थे, उनको नहीं मालूम। ठुमरियाँ भी मैंने उनसे सीखी, मेरी वाकई में गुरुवाइन थी, वो माँ तो थी ही, गुरुवाइन भी। जब मैं नाचता था तो सबसे बड़ा एग्जामिनर जब अम्मा को समझता था। जो एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर मतलब जांचने वाला कि वे कैसा नाच रहे हैं, वे सबसे बड़ा एग्जामिनर अपनी अम्मा को समझते थे और अपनी अम्मा को ही गुरुवाइन समझते थे। मतलब बाबूजी वाला ढंग है, ना कहीं गड़बड़ी होता, न कहीं गड़बड़ी तो रही हो तो कहती नहीं बेटा नहीं, उन्हीं की तस्वीर हो, बैले वैले, यह मेरा नया क्रिएशन है। वो हरदम ऐसे ही कहती रहती है। लखनऊ के जो बुजुर्ग थे उनसे भी गवाही ली मैंने, चज तो नहीं लग रहा है, वही बेटा वही ढंग है, और तुम्हारा शरीर वगैरह येटल ढंग वैसा ही है, बैठने का उठने का बात करने का, मतलब जैसा था उनका बस यही। तो उनकी माता उनको कहती है कि जैसा तुम्हारे पिता का ढंग था, रूप था, उठने का बैठने का, वही सब चीज़ ढंग तुम में भी है, तुम भी बिल्कुल अच्छी तरह से नाचते हो। उनके पिताजी एक बहुत बड़े नृत्यकार थे, जो आपने पहले पढ़ लिया, और जगह तो बहुत थी आने जाने की, हम बहुत लोकप्रिय हैं मुंबई में, कलकत्ता में, साउथ के लोग भी अब बहुत चाहते हैं मुझे, और हर डांसर के लिए थोड़ी देर के लिए गलत शब्द इस्तेमाल कर लें, दिल से अगर आप पूछेंगे ईमानदारी से बताओ तो दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं होगा, बस वह यही कहेगा वो अच्छे हैं। मतलब अगर ईमानदारी से कहेंगे और प्रोफेशनल जहाँ आता है तो 4 जगह बुराई करेंगे, उन्हें क्या आता है, वो तो ऐसे ही बेकार आदमी है। मुझे मालूम है कि इस चीज़ का कोई द्वेष नहीं है, शुरू से ही किसी के बारे में करता है बढ़िया करता है, बस मैं अपना बुरा नहीं चाहूँगा, बस यही खास आदत है कि मैं अपना बुरा नहीं चाहूँगा। उसके बाद फिर से रश्मि वाजपेयी पूछती है, आपको मंच पर कुछ अनुभव या संस्मरण बचपन के हो, ऐसे अनुभव जो याद आते हो? मतलब आपको कोई मंच पर, स्टेज पर कोई ऐसा बात याद हो जो कि आपके बचपन का याद हो? तब फिर से बिरजू महाराज कहते हैं, अब नाचे तो हम बहुत ज़्यादा हैं, इतना कि गिनती करना मुश्किल है। उस जमाने रामपुर नवाब के महल में मैं नाचा हूँ, नेपाल महाराज के यहाँ भी नाचा हूँ, और जमींदारों के यहाँ भी नाचा हूँ। जहाँ का मैं अक्सर तमाशा सुनता रहा हूँ, जहाँ महफिल भी लगी है, लड़का नाचेगा, चारों तरफ थोड़ा खिसक कर जगह बनाओ तो अब खिसक जाए, तो नीचे गलीचा, गलीचे पर चांदनी, और चांदनी गलीचे के नीचे ज़मीन पर कहीं गड्ढे हैं, कहीं पर खांचा है। मतलब यह सब नहीं, कौन परवाह करे। आजकल हमारे नए डांसर हैं, स्टेज बड़ा ख़राब है, बड़ा टेढ़ा है, बड़ा गड्ढा है, हम लोगों को अब सोचने का कहाँ मौका मिलता था। अब गर्मी के दिनों में ज़रा सोचो, न एयर कंडीशन, ना कुछ, वो बड़े पंखे लेकर जो नौकर चाकर थे वो हाँकते रहते थे, उनसे भी हाथ बचाना पड़ता था, नाचने में उनसे लड़ न जाए, कहीं दूसरे की गैस लाइट जल रही हो उसकी भी गर्मी। मतलब ये कहते थे कि पुराने समय में बहुत अधिक नाचते थे, बहुत मंचों पर उन्होंने नाचा था जिनको गिनना उनके लिए मुश्किल था। वे ऐसे ऐसे स्टेज पर नाचते थे जहाँ गलीचा हुआ करता था, स्टेजों पर गड्ढा हुआ करता था, और इतनी अधिक गर्मी हुआ करती थी कि अभी के समय जैसे एयर कंडीशनर अभी लगा हुआ रहता है वैसा कुछ भी नहीं रहता था। जो बड़े बड़े नौकर पंखे लेकर राजा के सामने चलाते रहते थे वे उसी हवा से थोड़ा आराम पाते थे, और वो भी हाँकते रहते थे, उनसे भी उनको बचा रहना पड़ता था कि कहीं उनसे उनकी लड़ाई न हो जाए। और दूसरे जो गैस वाला लाइट होता है, जो आपने कभी शादियों में देखा होगा, एक सिलेंडर वाला गैस वाला लाइट होता है जिससे प्रकाश तो होता है लेकिन बहुत अधिक गर्मी भी होती है, तो उसकी गर्मी से भी उनको बहुत अधिक परेशानी हुआ करती थी, लेकिन वे कुछ कर ही नहीं सकते थे।
फिर से रश्मि वाजपेयी पूछती है अक्सर रात में होते थे या दिन में भी होते थे प्रोग्राम। तो रश्मि वाजपेयी फिर से पंडित बिरजू महाराज से पूछती है कि जो प्रोग्राम हुआ करते थे वे अक्सर ज़्यादातर रात में हुआ करते थे या फिर दिन में भी होते थे प्रोग्राम। तो बिरजू महाराज कहते हैं दिन में भी होते थे। भैरवी का प्रोग्राम जो कहा जाता था यह कायदा था कि रात को 1:30 या 2 बजे तक चलता था। नाच वाच उसमें थोड़ा भाव गीत वगैरह हुआ तो हुआ। ठुमरी भाव पर विशेष दूसरी 10 बजे की महफिल सुबह 10 बजे से 4 बजे तक भैरवी का एक प्रोग्राम कहलाता था, उससे समापन होता था। मैंने टोटल प्रोग्राम यानी डांसर आया है सुबह से शाम लेकर शाम तक। सुबह से लेकर शाम तक मतलब सुबह से लेकर शाम तक उनको कोई भी प्रोग्राम मिलता था वे सभी प्रोग्राम में डांस किया करते थे। यहाँ आपका पाठ समाप्त हो गया। इस पाठ में सिर्फ आपने रश्मि वाजपेयी और पंडित बिरजू महाराज के बीच जो वार्तालाप हुआ उस वार्तालाप को सुना है, उस वार्तालाप को पढ़ा है। उनके बीच जो बातचीत हुई है उस बातचीत में आपने पंडित बिरजू महाराज के अंदर के बारे में बहुत बातों को जाना है, उनके साक्षात्कार के, उनके बायोग्राफी के बारे में आपने जाना है। तो इससे रिलेटेड यही सभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएंगे पंडित बिरजू महाराज के बारे में। जैसे कि अन्य पाठ में आपको लेखक के बारे में अलग से पढ़ाते थे, इस पाठ में ही हमने आपको पूरा का पूरा पाठ ही लेखक के बारे में पढ़ाया। जित जित मैं निर्गत हूँ पंडित बिरजू महाराज के पाठ का एक साक्षात्कार है। तो इस पाठ को आप बिल्कुल ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये पाठ समझ आया तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है।